Hello students, how are you? Very good. We hope that you are so much fine with your studies, with your family members, and you are studying properly. You are watching all the videos of education videos properly, and you are studying properly with us with chapter number 6, life process. This one is the lecture number 4. Good. So, in the last previous lectures, we have studied about the nutrition in the human system. It is also called the digestive system of human being. Okay? इसमें हमने डायग्राम बनाया था, बहुत बेहतरीन डायग्राम बनाया था। उस डायग्राम को हमने समझा था, उसके कुछ टॉपिक्स थे उसके बारे में समझा, अलग अलग ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में समझा, किस तरीके से वहाँ पर जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से इंजेशन हो रहा है, किस तरीके से एजेशन हो रहा है, ये सारे प्रोसेस जो है हमने उसको समझे। ठीक है ना। और आपको इसका एक नोट्स का लिंक भी आपको जल्दी ही वीडियोस में भेज दिया जाएगा। ओके, उसका पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा, उसका एक लिंक भी वीडियोस में किसी न किसी एक वीडियो में आ जाएगा। तो आप प्रॉपरली वीडियोस देखते रहिए, देखते हैं कौन से वीडियो के अंदर वो लिंक आता है। तो जैसे ही वो नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, बस जल्दी होने वाला है, तो वो किसी न किसी वीडियोस के अंदर वो लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उस आप लिंक को लेकर और आप उस नोट्स को गेट इन कर सकते हो। ठीक है, समझ सकते हो। लेकिन नोट्स को समझने से पहले एटलीस्ट कम से कम हमें यहाँ पर प्रैक्टिकली फॉर्मली तो समझना पड़ेगा ना। केवल नोट्स को हम देख देख कर नहीं समझ सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। ओके, अब हम जो लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस क्लास 10 साइंस, इसको हम करते हैं। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक आता है रेस्पिरेशन। क्या आता है? रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को सीधा पॉइंट की रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग करने से पहले थोड़ा सा रेस्पिरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। सो दैट इज द सिंपल इंट्रोडक्शन। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं इस रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे प्रोसेस करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आगे और बढ़ते जाएंगे, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, हम और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और इंटेलिजेंट भी बनते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन वर्क है, रेस्पिरेशन दैट इट मीन्स सांस लेना। आप लेते हो ना सांस लेना। सांस लेने में आपने देखा होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो एनर्जी बनती है, अंदर एनर्जी बनती है। भाई जहाँ पर एनर्जी है वहाँ पर हीट भी बनेगी। इसीलिए तो जब हम सांस लेते हैं तो हमें गर्मी आती है। हम खाना खाते हैं तो हमें एक हीट डेवलप होती है। सांस भी आप देखोगे कि गर्म रहती है। ठीक है, तो यानी कि हमारे अंदर जो है रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बन रही है। वो एनर्जी बन रही है, इसका मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है। इस कारण से हमारे शरीर में गर्मी आती है, और वो हीट या एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी उनको चाहिए होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो अब ये रेस्पिरेशन होता क्या है, दैट मीन्स दिस इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एनर्जी। ग्लूकोज यानी जो हम खा रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कर रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, जो हम एनर्जी ले, जो हम फूड ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, उसको हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। दैट इज कॉल्ड द दिस प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। एनर्जी को रिलीज करना, बनाना, बनकर प्रोसेस हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। ठीक है, उसके साथ करने के बाद उसके बाद एनर्जी रिलीज करना, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस हो रही है। उस प्रोसेसिंग के दौरान जो एनर्जी बन रही है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज रेस्पिरेशन। ओके, so we can convert that particular statement definition into the equation statement, equation definition। इस पूरे स्टेटमेंट जो डेफिनेशन दे रखी है इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फूड प्लस ऑक्सीजन, जो हमने फूड लिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमने उसको रिस्पायर किया, रेस्पिरेशन किया, प्रोसेस स्टार्ट करी, तो हमें CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा और एनर्जी भी मिलेगी। सो सिंपली ये पूरा जो है ये डेफिनेशन शो कर रहा है इसका, ठीक है ना। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर हम फूड के साथ में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो फिर हमें फूड के साथ ऑक्सीजन होता है, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड जो होता है और भी अदर एंजाइम्स और डिफरेंट पार्ट्स के प्रेजेंस में वो जो प्रोसेस होता है तो वो CO2 में चेंज होता है, वाटर भी बनता है और एनर्जी भी मिलती है, ठीक है ना। तो दैट इट मींस द रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसको मैंने टॉपिक्स में कर दिया, जैसे ये पहला टॉपिक डेफिनेशन का हो गया, दूसरा टॉपिक ये दूसरी जो लाइन, ये लाइन जो हो गई ये केमिकल होगी, दैट इट इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में ये हो गया। उसके बाद जो है ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। रेस्पिरेशन जो होता है वो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का ऑपोजिट होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसके अंदर क्या होते हैं, हम इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं, जो है हम क्लोरोफिल जो है वहाँ उसके अंदर जो प्रेजेंट रहती है वो सनलाइट लेकर और जो हम गैस जो है उसको लेते हैं हम, ठीक है ना। उसको यूज करते हुए फिर हम जो है उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है हम फूड में कन्वर्ट करते हैं। दैट इट मीन्स द फोटोसिंथेसिस, दैट इट मीन्स लाइट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द फूड और एनर्जी और केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो हम उस जो है फूड को हम उसको क्या लेते हैं, हम CO2 लेते हैं, हम सनलाइट लेते हैं, उसको यूज करते हुए हम फूड बनाते हैं। फूड मतलब ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में किसमें होता है, प्लांट्स में। यहाँ पर उल्टा है, हम फूड को ले रहे हैं, अब हम क्या ले रहे हैं, फूड को। उस फूड को ऑक्सीजन के साथ में क्रिएट करके हम CO2 बना रहे हैं। यानी फोटोसिंथेसिस में तो CO2 वाटर को लिया जाता है और एनर्जी को लिया जाता है। एनर्जी कौन सी, सनलाइट। फोटोसिंथेसिस में CO2 एनर्जी और वाटर को लिया जाता है और उससे हम फूड बनाते हैं और O2 बनता है, जबकि ऑक्सीजन होता है। जबकि हम इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन में तो फूड को लेते हैं यानी ग्लूकोज को लेते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम वहाँ पर क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं, अनवांटेड पार्ट जो होता है, अनवांटेड अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो रिलीज करते हैं और हमें एनर्जी भी मिलती है। ओके, तो दैट इज द दिस प्रोसेस इज जस्ट अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस। द एनर्जी प्रोड्यूस इन द स्टोर, इन द एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, स्टोर भी होती है, ठीक है। जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो स्टोर भी की जा सकती है जब हमें उस एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। द एनर्जी प्रोड्यूस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होती है, ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखिएगा। ATP मॉलिक्यूल्स, ATP मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस जो है कि फॉर्म में जो है वो एनर्जी स्टोर होती है बॉडी के सेल्स में। जो हमारे बॉडी है उसके सेल्स में भी एनर्जी स्टोर होती है ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। अब ये ATP क्या है, ये एनर्जी का ही पार्ट, ये मॉलिक्यूल्स जो है ये ग्लूकोज का एक पार्ट है, ये ATP होता है, ADP होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये चीज पढ़ी कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही हो रहा है बॉडी की सेल में। अब जो है हम इसको बात करेंगे, ये आपको लाइन जो है ये उतारनी नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप नेक्स्ट वीडियो के साथ कनेक्टेड रहे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक के साथ कनेक्टेड रहे। इसी वीडियो में ही हम अगला टॉपिक तैयार करते हैं, उसमें हमारा टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे अब हम कि भाई ये ADP क्या है, ATP क्या है। ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में तो एनर्जी स्टोर हो रही है, लेकिन इसका एक और साथी बंधु है वो है ADP। तो ADP क्या है, ATP क्या है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अभी आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, समझिएगा, फिर उसके बाद हम स्टडी करते हैं। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सिंपल रेस्पिरेशन होता क्या है, एटलीस्ट ये आना चाहिए अभी तक कि रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये हम इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट रीड करते हैं, उतार लीजिए।
यस डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले वाला टॉपिक उतारा है, हमने उसी टॉपिक में ही रेस्पिरेशन कर रहे थे, उसके इंट्रोडक्शन में कर रहे थे, हमने उसको उतारा। उसके बाद हम अगला आते हैं, बात करते हैं हम ये एडीपी, एटीपी और फॉस्फेट क्या है। एडीपी, एटीपी ये सभी एनर्जी के टाइप्स हैं। एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसके अंदर भी फॉस्फेट है, ठीक है, बट दैट इज अ टाइप ऑफ द डाई एंड दिस वन इज टाइप ऑफ ट्राई। सो एटीपी इज व्हाट? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो फॉस्फेट है, this phosphate is a combination of a group of phosphorus and oxygen. ओके, तो बहुत ही सिंपली शॉर्ट में मैंने ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि एडीपी, एटीपी और फॉस्फेट क्या है। आप इस पर वर्क करते हैं। एक्चुअली द मॉलिक्यूल ऑफ द एडीपी आर प्रेजेंट इन अ सेल। मैंने अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है, जो एनर्जी स्टोर हो रही है हमारे सेल्स में, बॉडी में, वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो रही है। इट इज इन फॉर्म ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स। किस फॉर्म में? एटीपी। ये ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी, हमें एटीपी की जगह एडीपी कर देते हैं, ठीक है। तो एटीपी, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडीपी, जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, यानी हमारे सेल्स में जो होते हैं वो एडीपी के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ लो एनर्जी, बट ये क्या होती है? लो एनर्जी होती है, ठीक है। और ये लो एनर्जी कंटेंट्स रहते हैं द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इट इज यूज्ड टू मेक द एटीपी मॉलिक्यूल्स। इसका यूज किया जाता है एटीपी मॉलिक्यूल्स को बनाने में। यानी हमारे सेल्स में जो होते हैं वो एटीपी मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, लेकिन वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसका यूज किया जाता है। और रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान जो है हम एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसका यूज करते हुए और एटीपी का यूज करते हुए हम एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटीपी का मतलब हो गया हाई एनर्जी कंटेंट और एडीपी का मतलब हो गया लो एनर्जी कंटेंट, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई? लो। ये क्या हो गई? लो। ये क्या हो गई? हाई। ये लो एनर्जी कंटेंट है, ये हाई एनर्जी कंटेंट है, ठीक है। हमारे जो बॉडी सेल्स में वो स्टोर रहती है एटीपी यानी हाई एनर्जी कंटेंट, लेकिन एडीपी के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसका हम यूज करते हैं। सो द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम बनाते हैं, उसको यूज करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। किससे? एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। तो अब इसी स्टेटमेंट को हम इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं, समझते हैं। यानी कि रहा है कि जो हमने हमारे सेल्स के अंदर एडीपी यानी कि लो एनर्जी कंटेंट्स है, जो लो एनर्जी कंटेंट्स है एडीपी प्लस फॉस्फेट का यूज करते हुए, फॉस्फेट क्या है? क्या है? फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, यानी जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उसका यूज करते हुए प्लस रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, इन तीनों को मिक्स करते हुए हम लास्ट में जो हमारे अंदर स्टोर होती है एनर्जी, दैट इज द हाई कंटेंट एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड द एटीपी। वो क्या होती है? एटीपी, ठीक है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब यही जो है सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी, ये स्टोर रहती है। जब हमारे सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, जब हमारे सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, तब हम इसी एटीपी एनर्जी को यूज करते हैं और ये बनाने के लिए क्या? इसी एटीपी एनर्जी से वापस हम एडीपी बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं और फॉस्फेट बनाते हैं, ठीक है ना। इसी एटीपी को यूज करते हुए हम एडीपी बनाते हैं जो कि सेल्स की जो एनर्जी नीड है उसको फुलफिल करती है, एनर्जी हमें मिलती है और वहां से फिर हमें फॉस्फेट मिलता है, यानी ऑक्सीजन भी मिलता है, फॉस्फोरस भी मिलता है,
ठीक है। सो दैट इज द जस्ट दिस इक्वेशन इज जस्ट अपोजिट टू दिस इक्वेशन, इसके अपोजिट है। जब स्टोर करना होता है तो हमें इस फॉर्म में लेना होता है, जब हमें जरूरत होती है, सेल्स को नीड होती है, तो वो इस फॉर्म में वापस आ जाता है। ओके, तो अभी हल्का सा हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे पायरुवेट क्या होता है। ये पायरुवेट वर्ड्स क्या है, क्योंकि पायरुवेट का वर्ड का यूज होगा रेस्पिरेशन में, जब हम ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। भाई रेस्पिरेशन क्या है, द फूड पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। तो इसी दौरान जो है एक पायरुवेट वर्ड आता है, ठीक है। तो हम वो बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे होता है, तो हम उसको पढ़ते हैं कि ये पायरुवेट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे। अभी इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं पायरुवेट। ओके, yes listen student, welcome back again with another one, पायरुवेट। ये पायरुवेट का वैसे तो बहुत ही एक्सप्लेन्ड पार्ट है, लेकिन इसको हम अकॉर्डिंग टू द टेंथ के अकॉर्डिंगली इसको हम ब्रीफ लेते हैं और इमीडिएटली इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा सिलेबस पार्ट है उस पर आएंगे। पायरुवेट क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या चीज है, ग्लूकोज है C6H12O6। इसका जो ऑक्सीडेशन होता है, उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में 2 पायरुविक एसिड रहता है। क्या रहता है, पायरुविक एसिड। द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के लिए जो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद जो पायरुविक एसिड आता है, इट इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस को, सॉरी नॉट एसिड, दिस एसिड इज आल्सो कॉल्ड द पायरुवेट, बट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस। तो वो प्रोसेस जिसके दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड के लिए, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान जो पायरुविक एसिड बनता है उसको हम कहते हैं पायरुविक ओनली। The word that is called the pyruvic. Okay, so that pyruvic acid is also called the pyruvic. ठीक है, तो एक तरह का ये पायरुविक एसिड होता है जो कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान आता है। ग्लूकोज C6H12O6 की ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलती है, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो है वो हमें एक पायरुविक एसिड बनकर मिलता है, उसी पायरुविक एसिड को क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसमें क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज जो रहता है ऑन द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का, 1 मॉलिक्यूल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुवेट। ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का जो 1 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल जो होता है पायरुवेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस पायरुवेट। ठीक है ना, तो इस पर, इसके फॉर्मूले के डिस्क्रिप्शन पार्ट पर हम नहीं जाएंगे कि ये किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, तो हम उस पर वर्क नहीं करेंगे अभी। हमें सिर्फ इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, यही हमारा पार्ट है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या कहलाता है, कैटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से जो है एक और दूसरा भी कहलाता है हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। इसका अपोजिट क्या होता है, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, उसके बारे में हम आगे फर्दर बात करेंगे। फिलहाल जो पायरुवेट होता है उसको हम, ये क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, कैटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट में आपको मैंने बताया है, क्योंकि जब हम इसके प्रोसेस की बात करेंगे कि कैसे ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में हुआ, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में पायरुवेट में चेंज हुआ और किस तरीके से एनर्जी बनी, तो हम ये पायरुवेट तो करते रहेंगे, लेकिन पायरुवेट के बारे में कम से कम 4 लाइन तो पता हो कि भाई पायरुवेट होता क्या है, बस वही चीज है। ठीक है, तो पायरुवेट क्या होता है, ग्लूकोलिसिस प्रोसेस के दौरान जब ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ऑक्सीडेशन के दौरान, ग्लूकोलिसिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो है
उसके दौरान जो पायरुवेट एसिड बनता है वो पायरुवेट एसिड हो गया, पायरुवेट हो गया। पायरुवेट का जो अपने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुवेट के अंदर, फॉर्मूला ये हो जाता है और इसको हम कैटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। सो दैट इज द सिंपली पायरुवेट। ओके, सो प्लीज रेफर टू दिस टॉपिक, इसको टॉपिक को करते रहिएगा, बहुत प्यार से बहुत आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी तरीके हमारे साथ बनिए रहिएगा। ये जो आपके वीडियोस हैं ये ऑफिशियल स्कूल चैनल पर भी आते हैं और ये अल्टरनेट के तौर पर मेरे खुद के चैनल पर भी आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो कंफर्ट रखता है आप उसमें देखिएगा, जहाँ से भी आप ज़्यादा बेस्ट देख सकते हो वहाँ से देखिएगा, ठीक है। और इसको समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपका उस वीडियो को समझना देखना, चाहे आप किसी भी वे से जाओ, कोई भी वे से जाओ, चाहे वो मेरे चैनल से जाओ चाहे स्कूल के ऑफिशियल चैनल से जाओ, ठीक है। लेकिन हमारा मेन एम रहेगा कि स्टूडेंट तक वीडियो जानी चाहिए, वीडियो उनको समझ में आनी चाहिए और उनको करना चाहिए, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर रहे हैं आज की वीडियो को हम यहीं पर ही ऑफ करते हैं, यहीं तक ही रिवाइज करना है आपको और पिछला भी रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट फर्दर टॉपिक में हम एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। देयर इज द टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पर आएंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप इसको वर्क करिएगा, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।